मेरी बात सुनना बच्चों। भैया हमने देखो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पूरा पढ़ लिया। एक अच्छा रिवीजन हमने करा था प्रीवियस जो अपन ने लेक्चर पढ़ा उसमें। मैंने आप सबको लेक्चर अवेलेबल करा दिया है, आपको उसको जितनी बार देखना है देखो। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा सिर्फ वो लेक्चर देखने से, ठीक है। अब एक चैप्टर और आता है, इजी चैप्टर है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। चैप्टर का नाम क्या है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। तो आज हम एक चैप्टर चालू कर रहे हैं बेटा। ये चैप्टर भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का ही पार्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। सबसे पहले शॉर्ट रन का मतलब समझेंगे, बाकी सब बातें बात की हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन क्या है सर? देखो शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिस पीरियड में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही। सिंपल समझो, देखो जितनी ज्यादा मार्केट में बेटर टेक्नोलॉजी आती है उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन सब जानते हैं कि शॉर्ट रन में तो टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हो सकती ना। तो शॉर्ट रन वो पीरियड है जिस पीरियड में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, टेक्नोलॉजी सेम रहती है। तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना होगा या आउटपुट कितना होगा उसमें टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले नहीं करेगी। इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना होगा, आउटपुट कितना आएगा, उसमें टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले नहीं करेगी, ठीक है क्या। तो शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहां पे प्रोडक्शन या आउटपुट डिपेंड करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। शॉर्ट रन पीरियड बोलता है कि जितना ज्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा आउटपुट आएगा, जितना ज्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा आउटपुट आएगा। और शॉर्ट रन ये बोलता है कि एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, मतलब जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल गया, एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो बोले फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आउटपुट को या प्रोडक्शन को इंक्रीज करना शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होता। एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो शॉर्ट रन में आउटपुट नहीं बढ़ सकते। फिर बोल लो एक बार, शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। शॉर्ट रन इज अ पीरियड वेयर लेवल ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट in the economy. Higher the level of employment, greater will be the output and vice versa. And main baat, output cannot be increased beyond full employment. Simple इतना याद रख लो। तो आपसे कोई पूछे यार शॉर्ट रन क्या है तो आप बोलोगे it is a period in which technology remains constant and it plays no role in determination of output तो बेटा शॉर्ट रन क्या है? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी का आउटपुट में कोई रोल नहीं है। फिर आप बोलोगे output is determined exclusively by level of employment। आउटपुट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बच्चों? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है। तो अपने को क्या बोलना है? हाइयर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, higher the level of employment, higher will be the output, higher the level of employment, higher will be the output and vice versa। और लास्ट बात याद रखनी है, output cannot be increased beyond full employment। output cannot be increased बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आप आउटपुट नहीं बढ़ा पाएंगे। किसके बाद? फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आप आउटपुट नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब हमें शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम को समझना है, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम आउटपुट समझना है। चैप्टर का नाम ही क्या था? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो देखो यार, इक्विलिब्रियम आउटपुट वो लेवल ऑफ जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है,
या वो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है जिस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। जिस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे उसी को बोला जाएगा लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाएगा? लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब आता है? जब एडी इक्वल टू एएस होता है। फिर बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम कब आता है? इक्विलिब्रियम तब आता है जब एडी इक्वल टू एएस होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इक्विलिब्रियम हमें दो अप्रोच से सीखना है, एक एएसएडी अप्रोच से और एक सेविंग इन्वेस्टमेंट एसआई अप्रोच से। तो पहले हम इक्विलिब्रियम सीखेंगे बाय एएसएडी अप्रोच इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम सीखेंगे बाय एएसएडी अप्रोच। एएसएडी अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है? तो सबसे पहले हम एएसएडी अप्रोच से इक्विलिब्रियम बोलेंगे। देखो ये बात हमने कल भी बोली थी, मैं आज फिर बोल रहा हूं। मैं जब एएस की बात कर रहा हूं तो एक्स एंटे यानी प्लांट एएस है। जब मैं एडी की बात कर रहा हूं तो एक्स एंटे एडी है यानी प्लांट एडी है। एक्स पोस्ट एएस यानी एक्चुअल एएस, एक्स पोस्ट एडी यानी एक्चुअल एडी की बात नहीं कर रहा हूं। तब बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम को EQ लिख रहा हूं, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट refers to that level of output where ex ante aggregate demand becomes equal to ex ante aggregate supply। ध्यान रखना, हमें ex post यानी कि एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है। ना हम एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड देखेंगे और ना एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे। देखो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के दो तरीके, व्हेन एएस इज इक्वल टू एडी दैट इज इक्विलिब्रियम। यहां पे ऐसे बोल सकते हो व्हेन व्हाट बायर्स आर विलिंग टू बाय becomes equal to what sellers are willing to sell, it is called equilibrium। सर इक्विलिब्रियम वो लेवल ऑफ इनकम है या वो लेवल ऑफ आउटपुट है, इक्विलिब्रियम वो लेवल ऑफ इनकम है या वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पर क्या होगा, what producers wish to produce, what producers wish to produce becomes equal to what buyers wish to buy। जो बायर खरीदना चाहता है और जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी के अंदर क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। याद रखना, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में इकोनॉमी में ना तो एक्सेस स्टॉक होगा, मतलब जरूरत से ज्यादा स्टॉक भी नहीं होगा। भाई जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, तो एक्सेस स्टॉक नहीं होगा। एक्सेस स्टॉक कब आता है? जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। तो इकोनॉमी में ना तो एक्सेस स्टॉक आएगा, ना लॉस ऑफ डिमांड होगा। लॉस ऑफ डिमांड कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और जितनी डिमांड है उसको मीट आउट करने के लिए सप्लाई नहीं है, तो लॉस ऑफ डिमांड होता है, शॉर्टेज ऑफ डिमांड होता है, शॉर्टेज ऑफ आउटपुट होता है। तो आपको याद रखना है, अपने को याद रखना है, इन सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बोलो एट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ, एट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस स्टॉक और शॉर्टेज ऑफ आउटपुट। देखो आप समझो, शॉर्टेज ऑफ आउटपुट कब होगा? जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। और एक्सेस स्टॉक कब होगा? जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। पर जब सप्लाई और डिमांड बराबर ही हो गए, जब सप्लाई और डिमांड बराबर ही हो गए, तो सिचुएशन में ना तो इकोनॉमी में एक्सेस स्टॉक आएगा, ना शॉर्टेज ऑफ आउटपुट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बोलो आया कि नहीं आया? जब आपने थ्योरेटिकली डिफाइन करना है इक्विलिब्रियम को, ये चार बातें लिखनी होंगी। पहली बात आप लिखोगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट
वेयर एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई। फिर एक और बात लिख के आओ, इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर व्हाट प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस becomes equal to what buyers wish to buy. At level of equilibrium, there will be no problem of excess stock or shortage of output in the economy. ये है मेन, ज्यादा माथापच्ची लाइफ में नहीं पालनी है। बोलिए, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी इतने भी नहीं रुकेंगे। अब इसको एक डेटा के माध्यम से भी समझते हैं। सबसे पहले वाई लिखते हैं इनकम। याद करो वाई और एएस बराबर होते हैं, ये समझाया मैंने प्रीवियस लेक्चर, आप इसका देखिए। अगर आप नहीं प्रीवियस लेक्चर में थे, प्रीवियस लेक्चर पे आपको इसका रीजन मिलेगा कि वाई और एएस बराबर क्यों होते हैं। तो मैं वाई मान के चल रहा हूं 0, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। और ले लो 120 तक ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, 140 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती है? सी प्लस आई। अगर टू सेक्टर इकोनॉमी, कीन्स थ्योरी में टू सेक्टर इकोनॉमी ही ली जाती है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? सी प्लस आई। मान लीजिए मैंने कंजम्पशन मान लिया 30, 10 से बढ़ा देता हूं, 10 से कंजम्पशन को बढ़ा देता हूं, और इन्वेस्टमेंट में हर लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट मानूंगा। कीन्स थ्योरी का एक अजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। उसे कीन्स थ्योरी में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। बोलो, इन कीन्स थ्योरी इट इज अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। इन कीन्स थ्योरी it is assumed that investment will remain constant at different levels of income. Such an investment is called autonomous investment. Autonomous investment वो investment है जो constant रहती है, which remains constant, जो constant रहती है, which remains constant at different levels of income. जो investment डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे कांस्टेंट रहेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बोलो, आया कि नहीं आया? और कीन्स थ्योरी में अजम्पशन है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही है, तो मैंने अज्यूम कर लिया इन्वेस्टमेंट को 20। अब सी प्लस आई कर रहे हैं तो 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 ऐसे करके मेरी एग्रीगेट डिमांड आ रही है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होंगे। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कहां इक्वल हो रहे हैं? ध्यान रखो, 100 बिकम्स इक्वल टू 100, 100 बिकम्स इक्वल टू 100, यानी एएस और एडी बराबर हैं। तो आपसे कोई पूछे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है? 100, या इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट क्या है? 100। तो 100 इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एज पर द गिवन डेटा। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर इस डेटा को मैं फॉलो करता हूं तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग ये मेरी क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट है, या यही मेरी क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम है। बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फटाफट से बोल दीजिए, बोलिए यस और नो। यहां तक क्लियर है? इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको जरूर आना चाहिए, और डायग्राम पेपर में रटिए मत, समझकर बनाइए। ये नहीं है कि बस अच्छा चलो ठीक है सर ने ऐसे ऐसे लाइनें बनाई हमने बना दी। सबसे पहले मैं कुछ नहीं करता, मैं कभी भी डायग्राम को ड्रॉ नहीं करता। पहले मैं एक्स एक्सिस मार्क करता हूं, वाई एक्सिस मार्क करता हूं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन मार्क करता हूं। मैं 50 बार बता चुका हूं, एक्स एक्सिस पे वाई यानी इनकम आती है, और वाई एक्सिस पे आएगा या तो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। पहले एग्रीगेट सप्लाई की लाइन बनाइए विच इज गोइंग टू बी अ 45 डिग्री लाइन। तो ये मेरी एएस लाइन हो गई, एएस इक्वल टू वाई होता है, और ये 45 डिग्री मैंने मार्क भी कर दिया। अब एक इन्वेस्टमेंट लाइन बनाइए। इन्वेस्टमेंट क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स पे कांस्टेंट है, तो याद रखिए इन्वेस्टमेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। तो ये मेरा आई हो गया, इन्वेस्टमेंट लाइन हो गई। अब कंजम्पशन लाइन बनाइए, ये मेरी कंजम्पशन लाइन हो गई, ये मेरा सी हो गया। अब सी और आई आप नहीं भी बनाओ चल सकता है, पर मेरे हिसाब से बनाना चाहिए। अब सी प्लस आई का टोटल विल बी एग्रीगेट डिमांड।
तो एग्रीगेट डिमांड सी कर्व से थोड़ा सा ऊपर बनेगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व सी कर्व से थोड़ा सा ऊपर बनेगा। तो ये मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, एडी कर्व है। अब एडी कर्व और एएस कर्व ने एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट किया है, तो जहां एडी कर्व और एएस कर्व आपको इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका इक्विलिब्रियम है। और इस इक्विलिब्रियम लेवल पर मेरी इनकम मान लो है OL, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग OL क्या हो गई, इक्विलिब्रियम इनकम हो गई। OL क्या हो गई, इक्विलिब्रियम इनकम हो गई। इस तरीके से डायग्राम बनना है। एएस लाइन बनाओ, एडी लाइन बनाओ, सी लाइन बनाओ, आई लाइन बनाओ। जहां एएस लाइन और एडी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले एएस एडी से ज्यादा है, और इस पॉइंट के बाद उल्टा बोल दिया क्या मैंने, उल्टा बोल दिया, सॉरी, करेक्शन। इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले एडी एएस से ज्यादा है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद एएस एडी से ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम कहां अचीव हो रहा है, जहां एएस कर्व और एडी कर्व ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। बोलिए आया? अब पेपर में कभी डायग्राम बनाने आ जाए, डायग्राम को एक्सप्लेन हमेशा करो। आप बोलोगे एएस लाइन intersects AD line at point E. Therefore, at point E, AS is equal to AD, which is the point of equilibrium. एक और बात एक्सप्लेन कर दो, OL is the equilibrium level of income in the economy. आप एक लाइन और चेपना चाहो चेप दो। At point E, what producers wish to produce becomes equal to what buyers wish to buy. बोलो आया नहीं आया? एंड आ गए मार्क्स। ये इक्विलिब्रियम हो गया बाय एएसएडी अप्रोच। ये क्या हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम हो गया बाय एएसएडी अप्रोच। कोई डाउट है? इतना सही है। अब इसमें पेपर में दो सिचुएशंस बनती हैं। सर देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आइडियल सिनारियो में, किसमें, आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ही रहती है। कुछ घूम फिर के इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आनी है। अगर एएसएडी से ज्यादा भी है तो बाद में इक्वल हो जाएगा, अगर एडी एस से ज्यादा भी है तो भी बाद में इक्वल हो जाएगा। इकोनॉमी एक आइडियल सिनारियो में हमेशा किस में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाट हैपेंस इफ एएस इज ग्रेटर देन एडी। अगर एएस एडी से ज्यादा है तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ एएस इज ग्रेटर देन एडी। अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो क्या होगा। तो बेटा देखो सिंपल समझो, अगर इकोनॉमी में सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी, सोचना इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। तो सप्लाई क्योंकि डिमांड से ज्यादा है तो गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे। जितना माल एक प्रोड्यूसर बनाएगा बिकेगा नहीं, सप्लाई ज्यादा है यार, लॉजिक बात है। मैं बना 100 रहा हूं, डिमांड 80 की आ रही है, तो 20 का माल नहीं बिकेगा यार। तो क्या होता है अगर एएसएडी से ज्यादा है, तो इससे अनसोल्ड स्टॉक आ जाता है, इन्वेंट्री बिल्डअप होना चालू हो जाती है, अनडिजायर्ड स्टॉक, अनवारंटेड स्टॉक हमारे पास आ जाता है। तो एएसएडी से ज्यादा क्या होगा तो क्या होगा बताओ, इट लीड्स टू इंक्रीज इन अनडिजायर्ड या अनप्लान्ड इन्वेंट्री। हमारे पास अनडिजायर्ड या अनप्लान्ड इन्वेंट्री आ जाएगी। अब हमें इस इन्वेंट्री को क्लियर भी करना होगा, तो इसको क्लियर करने के लिए क्या करेगा आदमी, भैया मेरे पास सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, तो मेरे पास फालतू का स्टॉक इकट्ठा हो गया। तो हम टू क्लियर अनवारंटेड स्टॉक्स, भाई मेरे पास तो फालतू का स्टॉक बिल्डअप हो गया है, करूंगा क्या ना इस स्टॉक का। तो अनवारंटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए, प्रोड्यूसर वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन। भाई मेरे पास तो अनवारंटेड स्टॉक है, तो क्योंकि मेरे पास अनवारंटेड स्टॉक है तो मैं क्या सोचूंगा कि चलो यार प्रोडक्शन को कम कर लेते हैं। तो अभी क्या है, सप्लाई डिमांड से ज्यादा है,
तो इकोनॉमी में क्या बिल्ड हुआ हुआ है? अननेसेसरी अनडिजायर्ड स्टॉक। अब उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगा। प्रोडक्शन कम करते ही जो पहले मेरी सप्लाई ज्यादा थी वो कम हो जाएगी और डिमांड के बराबर आ जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सिक्वेंटली AS will become equal to AD। तो एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी तो इक्विलिब्रियम में आनी है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ AS AD से ज्यादा है क्या होगा? बोले AS AD से ज्यादा है, अनवारंटेड स्टॉक बिल्डअप हो जाएगा। बोले उस अनवारंटेड स्टॉक को बिल्डअप करने के लिए, उस अनवारंटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेगा। जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा, जो AS ज्यादा था वो AD के बराबर आ जाएगा और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? चलो, उसी तरीके से पेपर में एक क्वेश्चन और बिल्डअप हो सकता है। व्हाट हैपेंस बताओ क्या होगा? व्हाट हैपेंस इफ AS इज लेस देन AD? बोले अगर सप्लाई कम है तो क्या होगा? तो अभी सप्लाई कम है तो क्या होगा? देखो पहले सोचो, सप्लाई कम हो रही है इकोनॉमी में, डिमांड ज्यादा आ रही है, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो तो बिक ही जाएगा, बट डिमांड तो उसके बाद भी आती रहेगी ना, क्योंकि सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। तो प्रोड्यूसर्स को बेचारों को लॉस ऑफ डिमांड होगा, वो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। ग्राहक दुकान पे आएगा, उसको वापस भेजना पड़ेगा, यार माल ही नहीं है, क्योंकि डिमांड तुम ज्यादा कर रहे हो, हमारे पास तो सप्लाई नहीं आ रही। सोचो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में क्या होता है, डिमांड तो 20-20 लोग करते हैं, सप्लाई 10-12 की आती है, तो बेचारे कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको 2-2, 3-3 महीने बाइक के लिए वेट करना पड़ता है। अभी तुम जाओगे रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, भैया बुलेट दे दो, बुलेट, वो कहेगा नहीं भैया 2 हफ्ते बाद आना, 3 हफ्ते बाद आना, अभी तो है ही नहीं, माल ही नहीं है। तो भैया प्रॉब्लम क्या आती है? जब सप्लाई कम होती है डिमांड से, तो इससे क्या होता है? बोलो, द प्रोड्यूसर्स वुड सफर। क्या सफर करेंगे बताओ? द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। जो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं वो लॉस हो जाएगा, वो डिमांड चली जाएगी, हम उतना प्रॉफिट जो कमा सकते थे वो नहीं कमा पाएंगे, डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी हो क्या रहा है? मेरी सप्लाई कम है तो अनफुलफिल्ड डिमांड आ रही है, तो अनफुलफिल्ड डिमांड को मेकअप करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाते ही जो सप्लाई पहले कम थी वो वापस से बराबर आ जाएगी। तब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? नाउ प्रोड्यूसर्स, ये ऐसे बोलो, टू फुलफिल द डिमांड, producers would plan to increase production, एंड जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा बच्चों, अगेन जो सप्लाई पहले कम थी वो डिमांड के बराबर आ जाएगी, एंड इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम फिर से आ जाएगा। तो देखो एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में ही रहना है। एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी को किस में रहना है? एट द एंड ऑफ द डे बेटा इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में ही रहना है। यह बात अपने को समझनी पड़ेगी। बताइए, यह बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? फटाफट बोलो भाई, आ गई क्या? यस सर आ गई। चलिए, हल्का सा वीडियो का ग्लिच आ गया था, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? बोलिए यस और नो। बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो अभी ये अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम सीखा, रटो नहीं। इक्विलिब्रियम जब AS AD के बराबर है वो इक्विलिब्रियम है। AS में एक्स एंटे है, AD में भी एक्स एंटे है। एक्स पोस्ट नहीं लेना है। डायग्रामेटिकली जहां AS कर्व AD कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम है, इतना सा समझना है। इक्विलिब्रियम में ही रहेगी इकोनॉमिक आइडियल सिनेरियो में। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे अगेन इक्विलिब्रियम बाय SNI अप्रोच। SI अप्रोच
फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए एसआई अप्रोच, एसआई अप्रोच फॉर इक्विलिब्रियम, एसआई अप्रोच फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, किसको अचीव करने के लिए? इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए एसआई अप्रोच। सर देखो, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है, लॉ बोला वहां भी इक्विलिब्रियम होता है, और जहां सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है वहां भी इक्विलिब्रियम होता है। अगर सेविंग भी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गई तो भी हम यही कहेंगे कि क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड होती है C प्लस आई, और टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड में बाकी कोई कंपोनेंट नहीं आता है, और एग्रीगेट सप्लाई हम जानते हैं कि इक्वल टू वाई होती है। वाई माने इनकम, और हम सब जानते हैं कि इनकम इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब C से C कट गया तो S इक्वल टू आई आ गया, यानी जहां पे S इक्वल टू आई है वहां पर भी क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो आप बोलोगे एट इक्विलिब्रियम एक्स एंटी सेविंग्स आर इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। अगेन इन्वेस्टमेंट भी प्लान्ड है, सेविंग्स भी प्लान्ड है। ना हम एक्चुअल सेविंग की बात कर रहे हैं, ना हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे। तो एक्स पोस्ट यानी कि जो एक्चुअल सेविंग है या जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसकी बात हमें नहीं करनी है। बोलिए आया कि नहीं आया? जल्दी से बोल दीजिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको डायग्राम से भी प्रूफ कर लेते हैं, सेम डेटा उठा लेते हैं। मैंने वाई लिया था 0, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। 120 तक ही लिया था। फिर मैंने कंजम्पशन क्या माना था? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जो भी है ये मेरा कंजम्पशन था। और मैंने इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट मान ली थी डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे। तो इन्वेस्टमेंट मैंने 20, 20, 20, 20, 20, 20 और 20 मानी थी। अब Y यानी इनकम इज C प्लस S, सही बात है? तो सेविंग इज इक्वल टू Y इनकम माइनस C कंजम्पशन। तो सेविंग निकाल लेते हैं Y माइनस C करके। तो 0 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 0 10 20 30। ठीक है। अब सेविंग 20 और इन्वेस्टमेंट 20। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल कब हुए? जब इकोनॉमी में कितने की इनकम थी? 100 की। तो अगेन 100 मेरी क्या आ गई? इक्विलिब्रियम इनकम। देखो पहले भी जब एडीएएस अप्रोच से चले थे तब भी 100 पे इक्विलिब्रियम आया, और जब एसआई अप्रोच से चले तब भी 100 पे इक्विलिब्रियम आया। तो इक्विलिब्रियम तो एसआई अप्रोच से भी डिराइव हो जाता है और एडीएएस अप्रोच से भी डिराइव हो जाता है। ठीक है। अब हमें लेकिन इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम बनाए तो काम चलेगा नहीं। अब देखो तुम्हें कल ही सिखाया था मैंने, प्रीवियस क्लास देखो, जिसने नहीं देखी है कवर करो, तुम्हें अवेलेबल कराई है मैंने। जाओ कवर करो, जाओ क्लास को कवर करो अगर तुम छुट्टी कर रहे हो। सर मैंने कल सेविंग कर्व बनाना सिखाया। सेविंग कर्व क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव है, सेविंग कर्व क्योंकि सेविंग नेगेटिव है तो बिलो द एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है। तो ये मान लो मेरा सेविंग कर्व है, ये मान लो मेरा सेविंग कर्व है एस। इन्वेस्टमेंट अभी बताया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां किया? ई पॉइंट पे किया। तो ई मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ई पॉइंट पे जो भी मेरा लेवल ऑफ इनकम रहेगा, मान लो एल, तो अगेन ओ एल क्या आ गया? ओ
एल क्या आ गई, हमारी इक्विलिब्रियम इनकम आ गई। एक्स एक्सिस पे डिनोट क्या होता है हमेशा, वाई यानी कि इनकम, और यहां पे वाई एक्सिस पे डिनोट होगा सेविंग या इन्वेस्टमेंट। बताइए बना आया ना, आया नहीं आया डायग्राम? डायग्राम बनाना आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, नहीं बोलोगे नहीं काम चलेगा, बोलो। और अगेन आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर थोड़े से टाइम के लिए सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा भी हो गई ना, तो भी एंड में इक्विलिब्रियम आएगा, और थोड़े से टाइम के लिए सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम भी हो गई ना, तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहने वाली है, इसमें कोई डाउट अपने को नहीं रखना है। मैं क्या बोल रहा हूं, आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहने वाली है, इसमें कोई डाउट हमें नहीं रखना है। देखना बोर्ड पर। सोचो, अब दोनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला दोनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं, वन बाय वन दोनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर एस आई से ज्यादा है तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स इफ सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट? लॉजिक से सोचना है, लॉजिक से सोचना है। मैं इसको सिंपल बता रहा हूं, इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा हो रही है, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, मतलब इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा हो रही है। सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, मतलब इकोनॉमी में क्या ज्यादा हो रही है? सेविंग ज्यादा हो रही है। अगर इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं। खर्चा कम करोगे तो भी तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगी, सेविंग अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं। अब लॉजिकली सोचो, आप खर्चा कम करोगे तो क्या होगा? इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम आएगी, लोग खर्च ही नहीं कर रहे, पैसा डिमांड आएगी कहां से? डिमांड कम होते ही इकोनॉमी में बिल्ड होना चालू हो जाएगा अनडिजायर्ड स्टॉक। अब इकोनॉमी में अनडिजायर्ड स्टॉक बिल्ड हो गया, तो अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करना पड़ेगा। अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्शन कम करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे, इकोनॉमी में माल ही बनना बंद हो जाएगा, तो लोगों की वाई यानी इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो सेविंग्स भी कम हो जाएंगी। तो जो अभी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, वो वापस से इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएगी। समझ गए? नहीं समझे? इसी को एक्सप्लेन करना है। अपन क्या बोलेंगे? वेयर सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, इट लीड्स टू fall in expenditure in the economy. As a result, aggregate demand in the economy would be reduced, which will lead to undesired stock. To clear the undesired stock, producers would plan to reduce the production, which will reduce both income and savings, and hence saving will become equal to investment. समझ में आया कि नहीं आया? अब उल्टा छोड़ो, अब उल्टा सोचो, अब बोलो what happens? What happens? क्या होगा भैया? What happens when saving कम हो रही है इन्वेस्टमेंट से? बिल्कुल सेम तरीके से सोचो। अगर इकोनॉमी में सेविंग कम हो रही है, तो मतलब लोग पैसा कम सेव कर रहे हैं, मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे होंगे, ठीक है? अगर लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं, पैसा कम सेव कर रहे हैं, इसका मतलब हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं। भाई आदमी या तो पैसा सेव करेगा या खर्च करेगा, गायब तो होता नहीं है ना सब पैसा कि लो गायब हो गया। सेविंग कम कर रहे हैं मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है।
खर्चा ज्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ गई तो अब प्रॉब्लम दूसरी आएगी। अब प्रॉब्लम आएगी अनफुलफिल्ड डिमांड की, कि भैया डिमांड तो बहुत ज्यादा आ गई पर हम डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। क्योंकि डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे तो सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सप्लाई के बढ़ते ही, सप्लाई बढ़ेगी कैसे? जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे। सप्लाई कैसे बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे। बहुत लॉजिकली सोचो, बहुत लॉजिकली सोचो। तो सप्लाई बढ़ाओगे प्रोडक्शन बढ़ा के, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी। तो जो सेविंग्स अभी इन्वेस्टमेंट से कम है वो वापस से बढ़ के इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। लॉजिक से सोचना है। इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा हो रहा था इसलिए डिमांड ज्यादा हो गई। डिमांड ज्यादा होने से अनफुलफिल्ड डिमांड हो गई। डिमांड को मीट आउट करने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, सप्लाई बढ़ानी पड़ी। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, सप्लाई बढ़ानी पड़ी। सप्लाई बढ़ने से इनकम भी बढ़ी, सेविंग भी बढ़ी और अल्टीमेटली इकोनॉमी आ गई इक्विलिब्रियम में। क्लियर है क्या ये बात? बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं क्लियर है? पक्का आ रहा है? अच्छा, तो ये बेटा इक्विलिब्रियम अप्रोच हो गई। ये बेटा इक्विलिब्रियम अप्रोच हो गई बाय एसआई अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच से हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया? बाय एसआई अप्रोच। अब देखो एक क्वेश्चन और इसमें पेपर में आ सकता है, वो पूछ सकता है जो कीन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इक्विलिब्रियम जीडीपी निकालते हैं यानी इक्विलिब्रियम इनकम निकालते हैं, उसके मेन अजम्पशंस क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। कीन्स थ्योरी के अजम्पशन पूछेगा आपसे। किसके? कीन्स थ्योरी के अजम्पशंस। तो पेपर में सवाल आ सकता है, अजम्पशंस बताइए। पेपर में सवाल आ सकता है, अजम्पशंस बताइए रिलेटेड टू, अजम्पशंस बताइए रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी। पेपर में सवाल आ सकता है, क्या बताइए? अजम्पशंस बताइए रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी। बोले इक्विलिब्रियम जीडीपी के अजम्पशंस बता दीजिए। बोले इक्विलिब्रियम जीडीपी के अजम्पशंस बता दीजिए। तो भैया पहला अजम्पशन तो आज ही पढ़ा हमने, इसी लेक्चर में पढ़ा। पहला अजम्पशन तो यही है कि इकोनॉमी टू सेक्टर इकोनॉमी है। कीन से मान के चलता है कि इकोनॉमी क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी है। कीन से मान के चलता है कि इकोनॉमी टू सेक्टर इकोनॉमी है और इकोनॉमी में दो ही सेक्टर हैं। एक तो इकोनॉमी में प्रोड्यूसर सेक्टर है और दूसरा इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर है। तो पहला अजम्पशन तो यही हो गया कीन्स थ्योरी का कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है। दूसरा अजम्पशन भी हमने आज पढ़ा, कीन से मान के चलता है कि हम शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन कौन सा पीरियड होता है? शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। शॉर्ट रन कौन सा पीरियड होता है? जिसमें टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। पूरा आप इसमें बता के आइए पेपर में, बहुत अच्छे से हमने सीखा है, फिर सीख लो। शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन करने में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन करने में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। बोले टेक्नोलॉजी तो क्या है? बोले टेक्नोलॉजी तो क्या है? कांस्टेंट है। बोले आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा आउटपुट डिपेंड करेगा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये भी एक अजम्पशन है। और एक और जो अजम्पशन अपना कीन्स थ्योरी का जो कि सबसे मेन है कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। याद करो प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें बताया था कि कीन्स थ्योरी 1930s में बनाई गई जब यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन था। तो कीन्स थ्योरी ने इसीलिए यह अज्यूम किया था कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी, और एक्सेस कैपेसिटी होने की वजह से एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। एएस इज परफेक्टली इलास्टिक मतलब, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक मतलब एएस को कभी भी बढ़ाया जा सकता है। एएस इज परफेक्टली इलास्टिक मतलब एएस को कभी भी बढ़ाया जा सकता है। भाई एक्सेस कैपेसिटी है तो जैसे जैसे डिमांड करेगी वैसे वैसे आप सप्लाई बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी वैसे एएस इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ेगी
तो जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी हम उतना ज्यादा सप्लाई बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर क्या है? बोले इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गए? अजम्पशंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी हो गए कि इकोनॉमी टू सेक्टर इकोनॉमी है, इकोनॉमी में शॉर्ट रन है और इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक है। बोलो आया? चलिए अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिससे पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये टॉपिक मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं, मतलब आप सोच नहीं सकते टॉपिक हमने कितनी बार पढ़ लिया, सोच ही नहीं सकते आप, इतनी बार ये टॉपिक हमने पढ़ के रखा है। अभी भी कुछ दिनों पहले मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको क्लास में फिर पढ़ाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार नहीं पढ़ा, दो बार नहीं पढ़ा, तीसरी बार तो पढ़ लो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है? पहले तो ये बोलता है कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम भी इंक्रीज होगी। भाई आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा इनकम आएगी। लेकिन मल्टीप्लायर ये बोलता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से बढ़ाओगे तो इनकम 100 रुपए से नहीं बढ़ेगी बल्कि 1000 रुपए या 2000 रुपए से बढ़ेगी। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बोलता है कि जितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा इनकम में इंक्रीज उससे कहीं गुना ज्यादा होगा। फिर बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि जब इकोनॉमी में क्या इंक्रीज होगी? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम भी इंक्रीज होगी, लेकिन जो इनकम में इंक्रीज है वो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज से कहीं गुना ज्यादा होगा, उसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाएगा। अब बोलो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस number of times by which income or output will increase, income or output will increase in response to increase in investment. Number of times income will increase. इनकम कितना गुना ज्यादा बढ़ेगी? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पे। मान लो मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ी तो इनकम 500 से बढ़ गई। 100 की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम 500 से बढ़ी तो मल्टीप्लायर हो गया 5 टाइम्स। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं के से, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं के से, और एक कैलकुलेट होता है चेंज इन इनकम डेल्टा वाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? एक सिंपल सा एग्जांपल आप पेपर में बना के आ सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है 15 करोड़ से और मैं बोल रहा हूं कि इनकम इंक्रीज हुई है 60 करोड़ से, तो मल्टीप्लायर 60 अपॉन 15 के हिसाब से क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। बोलिए आती है नहीं आती बात समझ में? आती है कि नहीं आती बात समझ में? आती है। अच्छा, पेपर में यह भी बोल सकता है डायग्राम से समझाओ। बोले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डायग्राम से समझाओ। डायग्राम से प्रूव करो, डायग्राम से प्रूव करो कि भैया अगर इनकम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम ज्यादा गुना बढ़ेगी। बोले डायग्राम से बताओ, हम ऐसे नहीं मान रहे। बोले डायग्राम बताओ। किस चीज का डायग्राम बताओ? कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ेगी। बोले डायग्राम से बताओ। बता देते हैं, डायग्राम से बता देते हैं। बोले डायग्राम से बताओ। बता देते हैं ना डायग्राम से, कहां दिक्कत है? डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम को बनाने का तरीका समझो। एक्स एक्सिस पे वाई यानी इनकम आता है हमेशा, और वाई एक्सिस पे आपकी एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट सप्लाई आ जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरा 45 डिग्री कर्व हो गया। 45 डिग्री कर्व को क्या बोलते हैं? एएस कर्व, और एएस इक्वल टू वाई होता है, ये मेरी 45 डिग्री लाइन हो गई। अब मान लीजिए अभी मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है वो यहां पर है। अभी मान लीजिए मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है वो यहां पर है। ये मेरा प्रेजेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। ये मेरा क्या है? प्रेजेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड मैंने कैसे निकाला होगा? सी प्लस आई से। अभी मेरा इक्विलिब्रियम क्या है? मान लो ये है, मान क्या लो है ही। अभी मेरा इक्विलिब्रियम क्या है? ए, इसको ए नाम देते हैं। ये मेरा प्रेजेंट इक्विलिब्रियम है। प्रेजेंट इक्विलिब्रियम पे किस पे बेटा? प्रेजेंट इक्विलिब्रियम पे मेरी इनकम कितनी है? इसको जे नाम दे देते हैं। तो प्रेजेंट इक्विलिब्रियम पे मेरी इनकम है ओ जे। प्रेजेंट इक्विलिब्रियम पे मेरी इनकम है ओ जे। अब मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी डेल्टा आई से। इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी डेल्टा आई से। इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड होती है सी प्लस आई। आई बढ़ाऊंगा तो एडी तो बढ़ना ही है, तो एडी कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स। एडी कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स। एडी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरा नया एडी कर्व आ गया। इसको मैं नाम दे रहा हूं एडी वन। एडी वन समझो, मेरा ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड था सी प्लस आई। इसमें मैंने थोड़ी सी डिमांड और बढ़ा दी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी डेल्टा आई से, तो डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया। पहले एग्रीगेट डिमांड यहां थी, अब एग्रीगेट डिमांड यहां है। ये जो डिफरेंस है यही आपका डेल्टा आई है। तो आपका डेल्टा आई है ई एफ। चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ई एफ। जितने से एडी कर्व ऊपर गया वो इन्वेस्टमेंट की वजह से ही तो गया, तो जितना डेल्टा आई है वो ई एफ है। अच्छा, अब नया इक्विलिब्रियम क्या आया? एडी कर्व और एएस कर्व ने कहां इंटरसेक्ट किया? यहां। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। नए इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं के। तो अब मेरी इक्विलिब्रियम इनकम पहले जो ओ जे थी वो अब वो ओ के हो गई। तो मेरी इनकम इन दोनों के डिफरेंस जितनी बढ़ गई, ये डेल्टा वाई है। अब तुम साफ देख लो, डायग्राम से क्लियर नजर आ रहा है कि डेल्टा वाई की लाइन डेल्टा के की लाइन से बड़ी है। यानी चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हुआ है, विच क्लियरली शोज मल्टीप्लायर इफेक्ट। बताइए आया नहीं आया समझ में? बेटा आया कि नहीं आया? डायग्राम बनाना सीख पा रहे हो? पक्का? यस सर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो हमें आ गया है। अब सर हमें क्या करना होगा? एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशनशिप देखना होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशनशिप देखना होगा, और फिर हमें समझनी पड़ेगी, पता नहीं कितनी बार सीख ली, एक बार फिर सीख लो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग। ठीक है साहब? बिल्कुल सर, आओ सीखेंगे। चलिए आइए इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। ना हम ये पहली बार कर रहे, ना हम आखिरी बार कर रहे हैं, पर कोशिश करो कि आपको फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? क्या देख रहे हैं सर? हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। रिलेशनशिप किसका और किसका? बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर
एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल याद रखिए, सिंपल याद रखिए, एमपीसी में और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा, जितना ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। इसको एक डायग्राम के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से समझा सकते हो। आप पेपर में बोलो सपोज एमपीसी 0.5 है। अब यहां पे एक फॉर्मूला अपने को याद करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ई होता है, पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी एक और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो अगर मैंने माना कि एमपीसी 0.5 है तो के हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स आएगा। अब मुझे यह दिखाना है कि एमपीसी में और के में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी एमपीसी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। तो मैं एमपीसी को बढ़ा के 0.8 कर देता हूं, तो मेरा के हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा। अब ये क्लियरली देखा जा सकता है कि जब एमपीसी 0.5 से 0.8 हुआ तो मल्टीप्लायर भी 2 से 5 हो गया। इट मींस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? इसी का वाइस वर्सा टॉपिक डिराइव करके बता रहा हूं हल्का सा। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। रिलेशनशिप बाद में देखेंगे, पहले एक छोटी सी चीज देखो। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, हम सब जानते हैं। तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होगा। एमपीएस इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होगा। सही बात है क्या? सही बात है क्या? एमपीएस इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होगा। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी होगा। सही बात है क्या? अभी अभी हमने पढ़ा के का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब 1 माइनस एमपीसी यानी एमपीएस, तो के का एक और फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन एमपीएस। तो के का एक और फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन एमपीएस। बोलो कोई दिक्कत? अब अपने को याद रखना है के का और एमपीएस का इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इकोनॉमी में ज्यादा रहेगा तो मल्टीप्लायर कम रहेगा, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम रहेगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो, समझ में आया नहीं आया? इसको भी आप चाहो तो पेपर में एक एग्जांपल के बेसिस पे समझा सकते हो। मान लीजिए मैंने बोला एमपीएस 0.4 है, तो के मेरा आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 0.4। इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 टाइम्स आएगा। मैंने कहा मान लो मेरा एमपीएस बढ़ के 0.8 हो गया, तो मेरा के हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 0.4। के मेरा यहां पर हो गया 1 अपॉन 0.8। 1 अपॉन 0.8 को सॉल्व करूंगा तो 1.25 टाइम्स आएगा। तो अब देखो मैंने एमपीएस 0.4 से 0.8 किया तो मल्टीप्लाई 2.5 से कम होके 1.25 हो गया, विच क्लियरली शोज कि अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के कम होगा,
यानी इनका इनवर्स रिलेशन है। और आप समझा के एग्जाम्पल से आओ पेपर में, आप समझा के एग्जाम्पल से ही आओ पेपर में, क्योंकि अगर आप बिना एग्जाम्पल के समझा के आते हो, बिना एग्जाम्पल के अगर आप समझा के आते हो तो मार्क्स नहीं आते हैं। और कई बार तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है कि विद एग्जाम्पल आपको रिलेशनशिप बताना है मल्टीप्लायर का और एमपीएस का। आ रही है बात समझ में? और ये सारे समरी नोट्स में आपको डायग्राम बना के भेजूंगा, डोंट वरी, सारे समरी नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, बस आप इनको पढ़ो। सारे समरी नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। अब सर हमें समझनी है आखिरी टॉपिक जो हमें इस चैप्टर का पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या पढ़ना है? देखो मैं एक इजी तरीके से तुम्हें वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर समझा रहा हूं। इसको आप पेपर में थ्योरी में एक्सप्लेन करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर समझा रहा हूं। अब ये पेपर दो तरीके से पूछ सकता है आपसे, या तो आपको डेटा दे देगा और बोलेगा हम डेटा दे रहे हैं, इस डेटा से मल्टीप्लायर समझाओ, या आपको कोई डेटा नहीं देगा, आपको खुद डेटा अज्यूम करके मल्टीप्लायर समझाना होगा। मान लो मैं एक डेटा अज्यूम करता हूं, या आपको या तो क्वेश्चन में देगा या आपको अज्यूम करना पड़ेगा। मान लो मैंने अज्यूम कर लिया, अब रटना नहीं है, समझना है। कोई भी डेटा अज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर में। मान लो मैंने अज्यूम कर लिया कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट 200 है, और मैंने अज्यूम कर लिया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी 0.8 है, ये मैंने अज्यूम करा है। तो मेरा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी 0.8 है, यानी 1 माइनस 0.8, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 टाइम्स। मतलब जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, इनकम उसकी 5 टाइम्स होगी। तो डेल्टा वाई कितना आने वाला है? डेल्टा आई का 5 टाइम्स, यानी डेल्टा आई इंटू के। देखो समझो ये कैसे आ रहा है। के का एक और फॉर्मूला भी तो है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा? डेल्टा आई इंटू के। डेल्टा आई मैंने 200 माना, के मैंने 5 माना, तो मेरा चेंज इन इनकम आई, चेंज इन इनकम आई 1000। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 200 से बढ़ेगी तो इनकम 1000 से बढ़ेगी। पहले ये आपको पेपर में सॉल्व करके दिखाना है, पहले आपको ये पेपर में सॉल्व करके दिखाना है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 200 से बढ़ेगी तो मेरी इनकम 1000 से बढ़ेगी। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 200 से बढ़ेगी तो मेरी इनकम 1000 से बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? अब इस वर्किंग को शो करने के लिए एक 5 कॉलम की टेबल बनाई है। कितने कॉलम की? एक 5 कॉलम की टेबल बनाई है। एक छोटा सा कॉलम राउंड का बना लीजिए, एक कॉलम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का बना लीजिए, एक कॉलम चेंज इन इनकम का बना लीजिए, एक कॉलम चेंज इन कंजम्पशन का बना लीजिए, एक कॉलम राउंड का बना लीजिए, एक कॉलम इंक्रीज चेंज इन इनकम का इन्वेस्टमेंट का बना लीजिए, एक कॉलम चेंज इन कंजम्पशन का बना लीजिए, और एक कॉलम चेंज इन सेविंग्स का बना लीजिए। ऐसे करके 5 कॉलम बना लीजिए और लॉजिक से बनाइए। एक कॉलम राउंड का बनाइए, एक कॉलम डेल्टा आई यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, एक कॉलम डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम का, एक कॉलम डेल्टा सी यानी चेंज इन कंजम्पशन का, एक कॉलम डेल्टा एस यानी चेंज इन सेविंग का। अब इसको लॉजिक से खुद भी समझिए, एग्जामिनर को भी समझा के आइए,
ताकि उसको लगे कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले क्या होगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा 200 से। अब लॉजिकली सोचना, मैंने इकोनॉमी में 200 रुपए इन्वेस्ट करे, मतलब मैंने 200 रुपए खर्च किए। मैंने 200 रुपए खर्च किए तो किसी और को 200 रुपए की इनकम आई। अब 200 रुपए की इनकम में हमारा एमपीसी 0.8 है। 0.8 का मतलब हो गया कि जो भी मेरी एडिशनल इनकम आएगी उसका इंटू 0.8 या एडिशनल इनकम का 80% मैं कंज्यूम कर लूंगा। तो 200 में से 160 अगर कंज्यूम किया तो 40 सेव किया। अब सेकंड राउंड में क्या होगा ये समझो। फर्स्ट राउंड में मैंने 160 का कंजम्पशन किया। फर्स्ट राउंड में मैंने 160 का कंजम्पशन किया। जो फर्स्ट राउंड में कंजम्पशन हुआ वो सेकंड राउंड की इनकम है, क्योंकि जब एक जना 160 पे कंजम्पशन पे खर्च करेगा तो एक जने का 160 खर्च किया हुआ किसी दूसरे जने की इनकम है। अब किसी दूसरे जने को 160 की इनकम आई, वो भी 160 का 0.8 यानी 80% कंजम्पशन पे खर्च करेगा। 160 का 80% 128, तो 160 माइनस 128 32 सेव करेगा। फिर थर्ड राउंड में क्या होगा, मैंने सेकंड राउंड में 128 का कंजम्पशन किया। मेरा 128 का कंजम्पशन मेरा 128 का कंजम्पशन फिर किसी और की 128 की इनकम बनेगी। फिर इस 128 का 0.8 यानी 80%, 128 का 80%। कैलकुलेटर तो है ना तुम्हारे पास, वैसे पेपर में तो अलाउड नहीं है, खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 102 रुपए 40 पैसे आपका किस में चला जाएगा, कंजम्पशन में। 25 रुपए 60 पैसे सेव हो जाएगा। अब फिर वही बात, फोर्थ राउंड में क्या होगा, थर्ड राउंड का कंजम्पशन एक जने का, थर्ड राउंड का कंजम्पशन किसी एक जने का क्या बनेगा, इनकम बनेगी किसी और जने की। और इस तरीके से साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और चलती जाएगी। आप इसको सॉल्व करते रहो। पेपर में 4-5 राउंड से ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनली क्या होगा, इन्वेस्टमेंट तो देखो कहीं आई नहीं 200 के बाद, तो इन्वेस्टमेंट तो 200 ही रहेगी, पर इनकम आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है। जब आप इन सभी राउंड्स का टोटल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 1000 रुपए की इनकम मिल जाएगी। तो इसका टोटल 1000 आएगा। 1000 का 80% कंजम्पशन और बचा हुआ सेविंग्स। ये मल्टीप्लायर की वर्किंग है। इसी को आप थ्योरी में एक्सप्लेन करके आओ और कुछ भी नहीं है। ये पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर। मल्टीप्लायर आपको हार्ड लगता है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। लॉजिक से चलो, हो जाएगा। क्लियर है? जो वैल्यू पुट करनी है कर लो, कुछ भी नहीं है। जितना कंजम्पशन का रेशो लोगे उतनी इनकम में से कंज्यूम्ड, और एक राउंड का कंजम्पशन दूसरे की इनकम, फिर दूसरे राउंड का कंजम्पशन तीसरे की इनकम, फिर तीसरे का कंजम्पशन चौथे की इनकम, फिर चौथे का कंजम्पशन पांचवे की इनकम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आया? यहां पे आके खत्म होता है एक इजी सा आसान सा चैप्टर। बिल्कुल हार्ड नहीं मान के चलना है। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। आ गया क्या? बहुत बढ़िया।